तो वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू इन्फो। तो MPSC 007 सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स लेके आई हूँ। और ये जो है पार्ट 2 है, इसका पार्ट 2 लेके आई हूँ मैं। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। पार्ट 1 का जो लिंक है मैं इसके कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स लेके आई हूँ जो कि बायलैंग्वेज लैंग्वेजेस में है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम है। तो अगर जो भी बच्चा देख रहा है तो उसको और कोई वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोनों लैंग्वेज में है। ये जो क्वेश्चंस वगैरह है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, क्योंकि मैंने जो है 2015 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एनालाइज किए हैं। एंड देन उन सब को एनालाइज करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है मैं वही सेलेक्ट करके आई हूँ। और ये जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने के चांसेस है। तो और जो क्वेश्चंस वगैरह है ना, क्वेश्चंस के आगे ही ब्रैकेट में मैंने ईयर मेंशन कर दिया है कि वो वाला क्वेश्चन किस ईयर में रिपीट हुआ है। एंड इसका जो आंसर है, मैंने आंसर का पैटर्न एकदम मास्टर स्टूडेंट के हिसाब से रखा है, क्योंकि ताकि आप जैसा देखो वैसा ही लिख के आओ तो भी आप जो है 80 to 90% आराम से गेन कर सकते हो। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को जो अपना आंसर है ना वो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना होता है, एंड जो एंडिंग करना होता है वो करना होता है कंक्लूजन के साथ। तो नो डाउट मैंने भी ऐसे किया है, और मैं आप लोगों के लिए आंसर्स इसी लेवल का लेके आई हूँ। एंड आपको जो है इंट्रोडक्शन देने के बाद अपने आंसर्स को पैराग्राफ में कभी नहीं लिखना होता, उसको आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। ऐसे हेडिंग बनाओगे, हेडिंग लिखने के बाद उसके बाद उस हेडिंग को नीचे डिफाइन करिए। ऐसे ही सेकेंड हेडिंग, ऐसे ही जो है थर्ड हेडिंग करके जितनी भी हेडिंग आपको डालनी है और हेडिंग को नीचे डिफाइन करिए। लेकिन कभी भी जो है इसको पैराग्राफ में मत लिखिए, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप हेडिंग्स में लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है पैराग्राफ देखते ही समझ जाता है कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा और बच्चे ने बस पेज भरने के लिए आंसर लिखा है। अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे ना तो एग्जामिनर बिना पढ़े भी आपको मार्क्स देगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक बच्चे का एग्ज़ाम पढ़े। तो आप अपना आंसर जो है ना वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट जरूर करना, और लास्ट में कंक्लूजन भले ही 4-5 लाइन का दो पर देना जरूर। बाकी आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो इसका जो है ना फर्स्ट से लेके 5th क्वेश्चन तक हम लोग कर सकते थे, जिसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमने क्या किया था, सामाजिक आंदोलन के बारे में था। जो सेकंड क्वेश्चन था वो था किसान आंदोलन के बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में। थर्ड क्वेश्चन में जो है जो महिला आंदोलन हुए हैं उनकी मांगे क्या है और उनका योगदान क्या है, ये पढ़ा था। फोर्थ क्वेश्चन जो था वो हम पढ़ चुके थे कि जो आदिवासी आंदोलन हुए हैं उसके क्या रीजन्स है और उसके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। ऐसे ही जो 5th क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि सामाजिक आंदोलन क्या है, लेकिन जो 5th क्वेश्चन है वो न्यू सामाजिक आंदोलन, मतलब नई सामाजिक आंदोलन क्या है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप ये दोनों पढ़ के जाना, हो सकता है इन दोनों में डिफरेंस भी आपसे पूछ लिया जाए। अब जो है हम जो है 6th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एंड ये पार्ट जो है मैं कोशिश करूँगी इसी पार्ट में जो है मैं सारी वीडियो अपलोड कर, मतलब सारा कॉन्टेक्ट ले लूँ, क्योंकि जो है मैं इसमें ना लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ ना जो शॉर्ट नोट आते हैं ना वो भी ट्राई करूँगी आपको करवाने का। तो हो सकता है सेकंड पार्ट में पूरा हो जाए, नहीं होगा तो मैं थर्ड पार्ट जरूर लेके आऊँगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पर्यावरण आंदोलन की प्रकृति और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। एवैल्यूएट द नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। ये जो क्वेश्चन है 2012, 16 और 2020 में भी आया है। पहले जो है हम इंट्रोडक्शन से अपना आंसर स्टार्ट करेंगे, और इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जो पर्यावरण आंदोलन है वो होता क्या है। जो पर्यावरण आंदोलन है ना, हम उसमें ये प्रयास करते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारा बैलेंस पारिस्थितिक तंत्र है, जिसको हम वो कहते हैं बैलेंस, आई थिंक इकोलॉजिकल बैलेंस, हाँ इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, ये सारी चीज़ें ना बैलेंस में रहे, इसका जो है दोहन ना हो, इन सारी चीज़ों को ना प्रोटेक्शन मिले, और जो वंचित समुदाय है, जो गरीब लोग हैं, जो हाशिए पे है, उन लोगों के राइट्स मिले, और उन लोगों को उनके घर से बेघर न किया जा सके, क्योंकि कुछ ऐसे समुदाय है जिनका घर ही जंगल है, तो उनको उनके जंगलों से वंचित या विस्थापित ना किया जाए। तो इसलिए जो है पर्यावरण आंदोलन होते हैं और पर्यावरण आंदोलन होता है। तो चलो हम पढ़ते क्या होता है पर्यावरण आंदोलन। ये तो जो मैंने आपको मुंह से बताया वो अलग चीज़ होती है, जो आप रिटर्न चीज़ देखते हो ना, आपको रिटर्न अलग चीज़ लिखना होता है ना। पर्यावरण आंदोलन वे सामाजिक प्रयास है जो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, और जो समाज में वंचित लोग हैं और जो विस्थापित समुदाय हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो है हम लोग पर्यावरण आंदोलन या फिर इन्वायरमेंटल मूवमेंट करते हैं। इन्वायरमेंटल मूवमेंट आर सोशल एफर्ट्स दैट एम टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज,
preserve ecological balance and safeguard the right to the displaced and marginalized communities। मतलब जो भी marginalized communities है उन लोगों को भी जो है हम लोग उनके राइट्स दिलाने के लिए, लाइक उनके जो घर है वो जंगल वगैरह है, प्रकृति है, तो उनको उनसे जुड़े रहने देने के लिए जो है हम लोग पर्यावरण रिलेटेड आंदोलन करते हैं। ये जो आंदोलन है उस समय सामने आते हैं जब राज्य और निजी कंपनियों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के पर्यावरण को नुकसान और स्थानीय समुदाय को विस्थापित करना पड़ा। मतलब ये जो पर्यावरण आंदोलन है ये क्यों हुआ और किस समय आया? जो ये आंदोलन है तब सामने आया, तब लोगों ने किया, जो स्टेट है और जो एमएनसीज वगैरह है, जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अपना विकास करने के लिए क्या करती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। कैसे? जंगलों की कटाई करती है अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाने के लिए, और जंगलों की कटाई करने के बाद क्या करते हैं, वो फैक्ट्रियां बनाते हैं। तो जंगलों में जो स्थानीय समुदाय, जो जंगलों में लोग रहते हैं, लाइक को समुदाय होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो उसमें जैसे कि आदिवासी के जो भील और संथाल समुदाय है ये लोग होते हैं, या जो वहाँ पे जंगलों के आसपास रहते हैं स्थानीय समुदाय, जो स्थानीय लोग होते हैं जो कि जंगलों पर निर्भर होते हैं, जंगलों के संसाधन पर, जंगलों के फ्रूट फल या फिर दवाइयों पर निर्भर होते हैं। तो उन लोगों को जो है विस्थापन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो निजी कंपनियां हैं ये अपना विकास करने के लिए क्या करती है, जंगलों की कटाई कर देती है, और इससे क्या होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है। साथ ही जो भी वहाँ के समुदाय है, चाहे वो स्थानीय समुदाय है, लोकल पीपल्स है, या फिर जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं, उन लोगों को विस्थापना का सामना करना पड़ता है। तो इन सब रीजन्स की वजह से क्या होता है, पर्यावरण आंदोलन होते हैं। दिस मूवमेंट emerged as a response to the environmental distractions and community displacement caused by development projects initiated by the state or private corporations और MNCs, you can also say MNCs भी होते हैं इन सब में। ओके, तो क्वेश्चन में जो है हमसे ये पूछा गया था कि जो पर्यावरण आंदोलन है उसका नेचर क्या है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो हमने जो है इंट्रोडक्शन में बताया कि जो पर्यावरण आंदोलन है वो होता क्या है। अब जो है हम उसके नेचर बताएंगे, उसके इम्पैक्ट बताएंगे, और जो अब तक हमारे समाज में पर्यावरण आंदोलन हुआ है उसके एक दो उदाहरण देंगे। ठीक है, जैसे कि जो इस चिपको आंदोलन है ये एक पर्यावरणीय आंदोलन है जो कि पर्यावरण में हमारे भारत में हुआ है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, जो चिपको आंदोलन है ये एक पर्यावरण आंदोलन है, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था, मतलब पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो उत्तराखंड के चमोली गांव में हुई थी, जिसमें जो महिलाएं वगैरह है वो वनों की कटाई के विरोध में पेड़ों से चिपक जाती है। जो ग्रामीण महिलाएं होती है वो क्या करती है, पेड़ों को आलिंगन कर, मतलब चिपक कर एकदम गले लगा लेती है, जिससे क्या होता है, जो लकड़ी माफिया होता है, जो सरकारी ठेकेदार है, उनको पेड़ काटने से रोकती है। ये जो आंदोलन है इसे ये नहीं हुआ कि सिर्फ इन्वायरमेंट की रक्षा हुई, मतलब ऐसा नहीं है कि जो आंदोलन हुआ था इससे सिर्फ पर्यावरण की रक्षा हुई, बल्कि इसमें जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी देखने को भी मिली, और जो पारंपरिक जीवन शैली थी, जो महिलाएं, मतलब जो लोग अब तक पेड़ों पे आश्रित थे, उनकी भी जीवन की रक्षा हुई। तो ये था एक आंदोलन विच इज़ चिपको मूवमेंट इन 1973 स्टार्टेड इन विलेज ऑफ उत्तराखंड बाय रूरल वुमेन who hugged a tree to stop deforestation. It was just not a movement to save forests but also a symbol of women's agency and traditional ecological knowledge also. Okay. एंड जो दूसरा पर्यावरण आंदोलन है उसका एग्जाम्पल है नर्मदा बचाओ आंदोलन। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में जैसे जो सरदार सरोवर बांध था उसके कारण जो है लाखों लोगों को उसके घर से विस्थापन किया गया। जब नर्मदा नदी जी थी उस पर जो बांध बनाने की तैयारी करी जा रही थी, सरदार सरोवर बांध, तो जब नदी बांध बनाया जा रहा था तो उसके आसपास जो भी लोग रहते थे उनको खाली करवाया जा रहा था। इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा। मतलब खाली तो करवाया जा रहा था लेकिन जो गवर्नमेंट है उनको इतना अमाउंट भी नहीं दे रही थी कि वो कहीं और रह सके या दूसरा घर ले सके। तो क्या हुआ, जो मेधा पाटनेकर जी थी जो कि एक वुमेन थी, उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिस आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और मेधा पाटनेकर जी एक महिला थी जिन्होंने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया। और ये जो आंदोलन है ये पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक और नैतिक सवालों को भी उठाता है, जैसे विस्थापन, मुआवजा, पुनर्वास और जनसुनवाई की प्रक्रिया। मैंने भी बताया आपको कि जब वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा था तो उन लोगों को क्या हुआ, इतना मुआवजा भी नहीं दिया गया कि वो दोबारा कहीं और वास कर सके। इसलिए जो है ये जो है पर्यावरण आंदोलन तो हुआ ही, साथ में जो है ये एक ऐसे नैतिक सवाल उठाता था कि जो लोगों को वहाँ से विस्थापन झेलना पड़ा है वो उनको मुआवजा नहीं दिया गया, उनको पुनर्वास की स्थापना करके नहीं दी गई और उनकी जनसुनवाई भी नहीं हुई। मतलब जो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों की गवर्नमेंट ने बात भी नहीं सुनी। तो इसलिए जो है ये पर्यावरण आंदोलन हुआ जिसको हम कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन।
protest against large dam projects such as Sardar Sarovar, which displaced thousands of people, led by Medha Patkar. The movement questioned displacement, rehabilitation, compensation and participatory डेवलपमेंट ऑल्सो, है ना। तो ये जो है, ये सारे जो आंदोलन है ना, ये क्या है, पर्यावरण आंदोलन से रिलेटेड है। एंड जो थर्ड आंदोलन है ना, वो था क्या, जंगल बचाओ आंदोलन। इसमें क्या होता है, यह आंदोलन झारखंड और बिहार के वनों के निजीकरण और वन अधिकारों के हनन के खिलाफ था। मतलब जो झारखंड और बिहार के जो जंगल वगैरह थे ना, वो किसी के हाथों प्राइवेटाइजेशन करना जा रहा था, वन अधिकारियों के खिलाफ लड़ा गया इस लड़ाई को। इससे क्या हुआ, आदिवासियों ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो भी उनके पारंपरिक समुदाय है, जो भी पारंपरिक संस्कृतियाँ है, वो जंगलों के सबसे अच्छे संरक्षक हैं। मतलब जो भी वहाँ पर अब तक रह रहे हैं ना, स्टार्टिंग से जंगलों में या जंगलों के आसपास, वही जंगलों की सबसे अच्छी रक्षा कर सकते हैं। और इस आंदोलन ने क्या किया, वन विधिनियम और नीतियों को चुनौती दी। इस आंदोलन से क्या कि जो अब तक वन नीतियाँ या पेड़ों से रिलेटेड जो नीतियाँ वगैरह थी ना, उनको चुनौती थी कि जो स्थानीय समुदाय की भागीदारी को दरकिनार करती थी। मतलब जो अब तक जो नीतियाँ बनी थी, उसमें क्या था कि जो स्थानीय समुदाय है, वो केवल वनों का प्रयोग करती है, जिससे क्या होता है, वनों के संसाधन की समाप्ति होती है। लेकिन जो ये आंदोलन हुआ ना बिहार और झारखंड में, जब जंगलों का निजीकरण कर दिया गया, तो जो वहाँ के आदिवासी वगैरह थे, उन्होंने लड़ाई की, आंदोलन किया और ये बात क्लियर कर दी कि जो भी वहाँ के पारंपरिक समुदाय जो वहाँ पे अब तक रहते आ रहे हैं, वो उनसे ज़्यादा जो है जंगलों की संरक्षक मतलब रक्षा कोई नहीं कर सकता। और इस बात से क्या हुआ कि जो भी अब तक नीति वगैरह बने थे, उस चीज़ को एक चैलेंज मिला। Emerged in Jharkhand and Bihar against forest privatization and violence of forest rights. Adivasi communities asserted that they are the natural protectors of forests, challenging forest policies that excluded them. अब जो है, ये जो पर्यावरण बचाओ का आंदोलन था, मतलब जो पर्यावरण आंदोलन हो रही थी, धीरे धीरे जो है ना ग्लोबल मतलब विश्व में फैलने लग गया, वैश्विक मुद्दा बन गया। अब तक जो है ये स्थानीय मुद्दा था, लोकल टॉपिक्स थे, लोकल मुद्दे थे, लेकिन धीरे धीरे जो है ये ग्लोबल मुद्दा बन गया, वैश्विक मुद्दा बन गया। समकालीन पर्यावरण आंदोलन अब जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा, जैव विविधता संरक्षण जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से भी जुड़ गया। अब तक जो तो है, हम लोग क्या करते थे, हम सिर्फ जंगलों को बचाने की कोशिश करते थे, जो भी स्थानीय लोग थे या आदिवासी। लेकिन अब जो है जंगल बचाओ या फिर इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो भी है ना, वो अब ग्लोबल तौर पे हो रहे हैं। उसमें जो है सिर्फ जंगल बचाओ नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसको कैसे हम चेंज करें, और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है। सतत विकास मतलब ये होता है कि संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करना कि हमारे साथ साथ हमारी भावी पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी है, वो भी इसका अच्छे से प्रयोग कर पाए। और हमें क्लियर एनर्जी चाहिए, और साथ ही जो जैव विविधता है, जैव विविधता मतलब जो जंगलों में अलग अलग प्रजातियाँ रहती हैं, उनको संरक्षण मिले, उनके अनुकूल वातावरण मिले। ये सारे जो मुद्दे हैं, ये इंटरनेशनल मुद्दे बन गए धीरे धीरे। और ये जो आंदोलन थे, अब सिर्फ स्थानीय नहीं रहे, मतलब गाँव या किसी आदिवासी का टॉपिक नहीं रहा, बल्कि जो ये है वैश्विक टॉपिक बन गया। मतलब ग्लोबल तौर पर ये जो है फैलने लगा। और इसने क्या किया, नीति निर्माण को प्रभावित किया। जब भी कोई टॉपिक लोकल से ग्लोबल पे जाता है, तो धीरे धीरे लोगों की चर्चाएं बढ़ जाती है, डिमांड्स बढ़ जाती है, और फिर क्या होता है, गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। फिर क्या होता है, नीति निर्माण, नीति वगैरह में चेंज आता है। Connection with global issues. Contemporary movements are now linked to global issues like climate change, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी एंड बायोडाइवर्सिटी। सेव करना है हमें बायोडाइवर्सिटी को भी। दे इन्फ्लुएंस नॉट जस्ट लोकल बट ऑल्सो ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़। अब क्या होता है, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह है, वो ग्लोबल तौर पे बनना शुरू हो जाता है। तो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो भी पर्यावरण आंदोलन हुआ, उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि विकास केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। मतलब जो भी अभी तक इन्वायरमेंटल मूवमेंट वगैरह हुए, उसने ये बात प्रूव कर दिया कि अब तक हम ये मानते थे कि विकास यही होता है कि हमने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिया, हमने अपने आप को ऐसा बना लिया कि जहाँ पे भले जगह नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत है और ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये गलत है। ये सारी चीज़ें हमने प्रूव कर दी कि विकास केवल ये नहीं है कि हम लोगों ने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिया। विकास ये है कि हम जो है समाज को साथ में लेके चलें। मतलब हमारे समाज में न्याय, जस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, और जो भी पर्यावरण रिलेटेड है, उन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। जो भी नैतिक मुद्दे हैं, उन चीज़ों पर भी विचार होना चाहिए। तो ये जो पर्यावरण आंदोलन है, उन्होंने ये सारी जो चीज़ें हैं, वो टॉपिक चेंज कर दिया, गवर्नमेंट का माइंडसेट चेंज कर दिया पूरा।
This movement emphasized that development must not be viewed solely from an economic lens but also include environmental, social and ethical considerations। तो ये था क्वेश्चन नंबर। और क्या हुआ साथ में जो है निष्कर्ष में हम ये भी बताएंगे कि भारत में जो ये आंदोलन हुए इन्होंने जन सुनवाई की, नीति निर्माण में परिवर्तन हुआ, साथ ही जो पर्यावरण से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उन पे जो है मजबूती थी। ग्लोबल तौर पे जब ये मुद्दा कोई भी मुद्दा फैलेगा तो उसको तो मजबूती मिलेगी, नॉर्मल सी बात है। दे हैव स्ट्रेंथन पब्लिक पार्टिसिपेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड द आइडिया ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 6th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैंने एकदम डीपली समझा दिया, सॉरी। बट मेरा मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा रही हूँ तो इस तरीके से समझा दूँ कि आपको आने वाले टाइम में उस क्वेश्चन को दोबारा रीड करना ही ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है दलित आंदोलन की पृष्ठभूमि, विशेषताएं और प्रभाव बताइए। मतलब जो दलित आंदोलन हुए थे ना, दलित मूवमेंट, उसका बैकग्राउंड बताना है कि कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी विशेषताएं हमें बतानी है और साथ में उसके इम्पैक्ट क्या पड़े ये चीज़ें भी बतानी है। डिस्क्राइब द बैकग्राउंड, फीचर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ दलित मूवमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये 2013, 17 और 22 में रिपीट हुआ है। सबसे पहले क्या है, हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो दलित आंदोलन है वो है क्या। बेसिकली तो दलित आंदोलन है वो समाज में जो भी सामाजिक भेदभाव चल रहे हैं, जो भी उत्पीड़न हो रहा है जाति के नाम पे, उसके खिलाफ जो भी हम संघर्ष के खिलाफ जो भी हम लड़ाई करते हैं वो होता है दलित आंदोलन। दलित आंदोलन जो है भारत में सदियों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम से, ये बहुत टाइम पुराने से है क्योंकि मनुस्मृति में भी इसका व्याख्यान किया गया है। किसका? वर्गों का। मनुस्मृति के हिसाब से जो है हम लोगों ने वर्गों को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य शूद्र। दलित आंदोलन भारत में सदियों से चले आ रहे हैं और ये जातीय उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष की अभिव्यक्ति है। मतलब जो जात के नाम पे लड़ाई उत्पीड़न हो रहा है और जो समाज में भेदभाव हो रहा है, इन सारी चीज़ों के खिलाफ जो संघर्ष की जाती है वो होता है दलित आंदोलन। दलित मूवमेंट आर एक्सप्रेशन ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट सेंचुरीज ऑफ कास्ट बेस्ड ऑपरेशंस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। इन आंदोलनों ने क्या किया? इन आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र में इक्वलिटी, डिग्निटी और अधिकारों के लिए नई चेतना का निर्माण किया। मतलब जब ये आंदोलन हुए दलित आंदोलन तो क्या हुआ, इससे जो है डेमोक्रेसी में ये बात ऐड किया गया कि अब जो है हर पीपल को क्या मिलनी चाहिए, समानता मिलना चाहिए, उनको उनकी एक डिग्निटी, गरिमा मिलनी चाहिए और उनको उनके राइट्स भी मिलने चाहिए, उनको उनके राइट्स को सेव करने का राइट होना चाहिए। दिस मूवमेंट्स हैव क्रिएटेड न्यू अवेयरनेस फॉर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड राइट्स विद इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये था नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन कि दलित मूवमेंट होता क्या है। अब जो है हम बताएंगे कि जो दलित मूवमेंट है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। इसका जो है क्वेश्चन में ही हमसे पूछा गया है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बतानी है, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, दैन उसके फीचर्स और फिर उसके इम्पैक्ट बताने हैं। अब जो है हम उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताएंगे, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। जो दलित आंदोलन है इसकी जो जरिए है भक्ति आंदोलन से शुरू हुई है, बौद्ध परंपरा और औपनिवेशिक काल की सामाजिक गतिविधियों में पाई गई है। मतलब जो दलित आंदोलन है वो आज से नहीं हो रहा है। जो भक्ति आंदोलन चले थे, जो बौद्ध परंपरा थे और जो औपनिवेशिक काल, मतलब जब हम आज़ाद नहीं थे, उसमें भी जो है सामाजिक सुधार की गतिविधियों में पाए गए थे। परंतु आधुनिक जो मतलब अभी न्यू मॉडर्न दलित मूवमेंट चल रहा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ, जब उन्होंने क्या किया, संविधान निर्माण किया और रिजर्वेशन जैसी नीतियों के माध्यम से क्या किया, दलित लोगों को इक्वलिटी और जस्टिस मिलाने का पूरा ट्राई किया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि जो The roots of the movement lie in Bhakti movement, Buddhist traditions, and colonial era social reforms. However, modern Dalit association with Dr. Ambedkar leadership, particularly through constitutional guarantees and reservation policies. अब क्या है कि जो दलित आंदोलन थे इसकी पृष्ठभूमि बताने के बाद हम बताएंगे कि इसकी जो फीचर्स है वो क्या है। जो दलित आंदोलन है ना वो समाज में क्या करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय, मतलब जस्टिस, सोशल जस्टिस की स्थापना करना चाहते हैं। साथ ही जो लोकतंत्र, जो डेमोक्रेसी है हमारी इंडिया में, उसमें संवैधानिक विधियाँ अपनाने जाना चाह रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि उन लोगों को जो है संविधान के अकॉर्डिंग राइट्स मिले
है ना। और जैसे उन राइट्स में वो क्या चाहते हैं कि उन्हें भी शिक्षा का अधिकार हो, उनको भी सेल्फ डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान का अधिकार हो। ऐसा ना हो कि कोई नीच जाति या कोई अछूत है ऐसे नाम पे जो है अछूत बोलकर उसको नीच जाति का बोलकर उसको जो है उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई जाए। नहीं, वो लोग जो है संवैधानिक मांग करते हैं कि उन लोगों को भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, आत्मसम्मान मिलना चाहिए और साथ भी राजनीति में भी उन लोगों को प्रतिनिधित्व करने का पूरा अवसर मिले, चाहे वे अपना नेता चुन सके, चाहे वे खुद राजनीति में नेता बन सके। ये सारी चीज़ें जो है उन लोगों की डिमांड्स रही थी, किन लोगों की, दलित लोगों की। दलित लोग जो है बेसिकली चाहते हैं कि उनको जो है सोशल जस्टिस मिले और लोकतंत्र में भी उनको समान इक्वलिटी मिले, मतलब राजनीतिक भागीदारी मिले, साथ ही संवैधानिक विधियाँ, मतलब वो ऐसा चाहते थे कि ये सारी चीज़ें जो है संविधान में निहित हो, संविधान में हमारी जो है रिजर्वेशन, हमें जो न्याय जस्टिस मिले, शिक्षा की बात और गरिमा की बात करी जाती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन है। Features of Dalit movement. This movement emphasized social justice and rally on democratic and constitutional means. The core demands include education, self-respect and political representation. अब जो थर्ड है वो हम ये बताएंगे कि इसमें क्या है। जो दलित आंदोलन हो रहा है, तो कोई भी आंदोलन होता है तो उसका कोई ना कोई नेतृत्व करता होता है, मतलब कोई ना कोई क्या करता है, उसका नेतृत्व करता है। और नेतृत्व करने के लिए जो भी आंदोलन होता है तो पहले आंदोलन से पहले क्या होता है, संगठन बनाए जाते हैं। तो राजनीतिक संगठन की क्या भूमिका रही है। जो BSP है, जो बहुजन समाज पार्टी है, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है RPI, ये जो संगठन वगैरह ना ये दलित राजनीति को मुख्य धारा में लाए। मतलब जो ये BSP वगैरह है, ये RPI वगैरह है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, दलितों के नाम पे राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यकों के नाम पे राजनीति करते हैं। और क्या करते हैं, ये समाज में जो है दलित लोगों को राइट्स दिलाने की बात करते हैं, राजनीति में उनकी भागीदारी हो, इन सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं। इन संगठनों ने दलितों को राजनीतिक चेतना और साझेदारी की भावना दी। ये लोग क्या करते हैं, दलितों को भी चाहते हैं कि उनको भी जो है राजनीति में चेतना मिले और समान साझेदारी की भावना मिले। Role of political organization like BSP and RPI brought Dalit politics into the mainstream, fostering political awareness and power sharing। वो क्या चाहते हैं कि जो दलित लोग हैं उनको भी पावर शेयरिंग मिले, पॉलिटिकल अवेयरनेस हो और उनका भी रोल होना चाहिए। अब जो है ये दलित आंदोलन हुए हैं, जो भी मूवमेंट हुए, इसका जो है सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो बताएंगे। जो दलित आंदोलन है ये न केवल आरक्षण और विधायी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया, बल्कि जातीय असमानता को भी सार्वजनिक बहस में लाया। मतलब ऐसा नहीं है कि जो दलित आंदोलन हुए तो उन लोगों को क्या हुआ, आंदोलन के बाद रिजर्वेशन तो मिला, ऑब्वियसली नो डाउट कि उन लोगों को रिजर्वेशन मिला, वो भी कानूनी तौर पर। तो ये जो दलित आंदोलन हुए उसका इम्पैक्ट इतना ही नहीं हुआ कि जो दलित लोग थे उनको सिर्फ आरक्षण मिला, नहीं, बल्कि उनको विधायी प्रतिनिधित्व भी मिला। मतलब उन लोगों को जो है इक्वल राइट्स मिले। वो चाहो तो डेमोक्रेसी में आ सकते हैं, चाहो तो वो वोट दे सकते हैं, या फिर चाहो तो वो वोट में खड़े भी हो सकते हैं, नेता भी बन सकते हैं। बल्कि साथ ही साथ जो समाज में जो जातीय असमानता थी, जाति के नाम पे जो भेदभाव हो रहा था, अछूत करके बुलाया जा रहा था, नीच समझा जा रहा था, तो उन सारी चीज़ों को जो है एक सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनाया। मतलब सार्वजनिक बहस का मुद्दा मतलब जो है उसको ग्लोबली तौर पे आगे लाए गए। इससे क्या हुआ, इससे सामाजिक सुधार हुए। सामाजिक सुधार मतलब शिक्षा संस्थाओं पे भी उनको जो है इक्वल राइट्स मिले, साथ ही रिजर्वेशन मिला, सरकारी नीतियाँ पर इनका गहरा प्रभाव मिला। आज भी हम देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह आती है उसमें SC STs OBCs वगैरह के लिए जो है रिजर्वेशन होते हैं एंड कोटा होते हैं कॉलेजेस वगैरह में, एंड उनको जो है मार्क्स का रिलैक्सेशन भी मिलता है, फ़ीस का रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो ये सारे जो है इम्पैक्ट पड़े दलित आंदोलनों के। उनको रिजर्वेशन मिला, उनको फ़ीस में रियायतें मिली, उनको कोटा मिला। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट है दलित आंदोलन में, जो कि अभी हमारी सोसाइटी में पड़े हैं। Dalit movement has ensured reservation and legislative representation and brought caste inequality into public discourse. They influenced social reforms, education and policy making. तो ये था उसके प्रभाव कि दलित आंदोलनों में क्या हुआ, समाज में उनको इक्वालिटी मिला, जस्टिस मिला, रिजर्वेशन मिला, और गवर्नमेंट नीतियाँ जो जितने भी गवर्नमेंट लॉ थे उन लोगों में उनको रिजर्वेशन मिला, कॉलेजेस वगैरह में कोटा मिले। ये सारे जो थे इम्पैक्ट पड़े। दलित आंदोलन ने भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को गहराई और सामाजिक समरसता प्रदान की। मतलब जो दलित मूवमेंट हुआ है उसने क्या किया कि भारत की डेमोक्रेसी को एक चुनौती दे डाली। और इससे क्या हुआ कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सारे हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब यहाँ पे किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, हमारी कोई राष्ट्रीय बोली नहीं है, हम सभी
सभी धर्म को समानता के साथ देखेंगे, सबको राइट है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, तो उसी चीज़ को चुनौती देते हुए क्या किया, सामाजिक समरसता में हेल्प की। दलित मूवमेंट हैव एडेड डेप्थ टू इंडियन डेमोक्रेसी एंड प्रमोटेड सोशल हार्मनी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है पिछड़ा। आई थिंक ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा डीपली डिफाइन कर दो, मैं थोड़ा डिफाइन करूँगी, सॉरी। पिछड़ा वर्ग आंदोलन की प्रकृति और भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। जो पिछड़ा वर्ग है ना, बैकवर्ड क्लास है, उन्होंने जो आंदोलन किए हैं उसके नेचर और उनका इन्वॉल्वमेंट बताना है हमें। ये जो क्वेश्चन है 2023 में भी आया है, साथ में 2018 और 14 में आया है। एवलेट द नेचर एंड रोल ऑफ बैकवर्ड क्लास मूवमेंट। इंट्रोडक्शन में हम जो बताएंगे कि जो पिछड़ा वर्ग आंदोलन है वो है क्या। पिछड़ा वर्ग आंदोलन जातीय व्यवस्था में मध्यवर्ती समूहों द्वारा समान अधिकार और अवसरों की मांग करता है। मतलब जो पिछड़े लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उन्होंने आंदोलन क्यों किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मिडिल लोग हैं या फिर जो भी अदर कास्ट के लोग हैं, उन लोगों के बीच जो है उन लोगों को भी इक्वल राइट्स मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, कास्ट सिस्टम के चक्कर में ना पड़े वे लोग। The backward class movement emerged as a demand by intermediate caste groups for equal rights and opportunities within the caste system. इसने क्या किया, इसने जो है सामाजिक न्याय की अवधारणा को व्यापक किया। मतलब इसने क्या किया, इसने कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस को एक्सपेंड किया। मतलब जो है सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। अब जो ये पिछड़ा वर्ग आंदोलन है ये क्यों हुआ, इसका जो है हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे आपको कि जो ओबीसी है, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग है, ये लंबे समय तक सामाजिक रूप से हाशिए पर थे, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त होने की प्रक्रिया में थे। मतलब और इस आंदोलन ने जो सामाजिक गतिशीलता के साथ संरचनात्मक बाधाओं को चुनौती दी। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि जो ये है पिछड़ा वर्ग आंदोलन मतलब जो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट है वो क्यों हुआ। जो ओबीसी वगैरह थे ना, जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, SC ST के अलावा एक ओबीसी समुदाय है जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, वो बहुत टाइम से सोसाइटी में ना हाशिए में थे। मतलब उन पर जो है गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी, उनके लिए रूल्स नहीं बन रहे थे, क्योंकि आप देखते हो कि SC ST के लिए क्या होता है, रिजर्वेशन होता है, उनके लिए मूवमेंट होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो ओबीसी वगैरह है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वो क्या है राजनीति में उनकी सहभागिता होती है और वो थोड़े जो है कह सकते हैं आप थोड़े जैसे ST SC की तरह बहुत ज़्यादा पिछड़े नहीं थे। पिछड़े तो वो थे, मतलब उनको ना समाज में थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट था ओबीसी का, लेकिन जब SC ST के जो झेलना पड़ा ना शोषण, वो नहीं था ओबीसी के साथ। लेकिन ये था कि उनको जो है ना समाज में एकदम हाशिए पर खिसकाया गया था। मतलब ओबीसी समाज में एग्जिस्ट करते हैं ऐसा किसी को लगता ही नहीं था। तो इस वजह जो है उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया, अपने आप को सामाजिक हाशिए से हटाने के लिए आंदोलन किया, क्योंकि वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से तो सशक्त हो ही रहे थे, मतलब उसकी प्रक्रिया में ही थे, इतने डेवलप्ड नहीं थे, मतलब डेवलपमेंट के रास्ते पर थे। जैसे कि अभी हम इंडिया है, डेवलप्ड तो नहीं है लेकिन डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, डेवलप के रास्ते पर तो है ना। सो सोशल बैकग्राउंड मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो यही है कि द ओबीसीज वर हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड बट वर स्ट्रीविंग फॉर एम्पावरमेंट। द मूवमेंट चैलेंज स्ट्रक्चरल बैरियर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। अब जो है क्या हुआ, जो मंडल आयोग हैं उन्होंने क्या किया, अब तक जो है SC के लिए रिजर्वेशन था, तो एक मंडल आयोग की स्थापना की गई जो कि विनायक मंडल ने बनाया था। उनके नाम पे जो है ये मंडल आयोग बनाया गया। विनायक मंडल एक व्यक्ति थे जिन्होंने मंडल आयोग की स्थापना की 1980 में, और जो है उसका नेतृत्व भी विनायक मंडल जी ने किया। वे क्या चाहते थे कि जो पिछड़े वर्ग हैं, मतलब जो ओबीसी है, वे उन लोगों के लिए 27% रिजर्वेशन मांगते थे। जैसे अभी के लिए SC ST अभी तक जो है SC ST के लिए रिजर्वेशन था, तो विनायक मंडल जी कहते हैं कि भाई अब जो ओबीसी वगैरह है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनको भी जो है संविधान में 27% जो है रिजर्वेशन देना चाहिए। इस चीज़ की जो है उन्होंने सिफारिश की, और इससे क्या हुआ, जो ये टॉपिक था ना कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये जो है धीरे धीरे व्यापक बहस और आंदोलन शुरू कर दिया। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ओबीसी की संख्या तो वैसे है ज़्यादातर, तो क्या हुआ धीरे धीरे जो ये टॉपिक है कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, व्यापक तौर मतलब विश्व में फैलने लग गया। लोगों की डिमांड्स बनने लगी कि हाँ भाई हमें भी रिजर्वेशन चाहिए, और फिर क्या हुआ, जगह जगह जो है आंदोलन शुरू हो गए कि अब तो ओबीसी को भी क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ओबीसी भी जो है वो अभी भी हाशिए पर है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं। मंडल कमीशन जो कि 1980 में बना था, BP मंडल जी ने बनाया था, वो क्या करते हैं, वो कमीशन रिकमेंडेड करते हैं कि अब जो है ओबीसी को भी 27% रिजर्वेशन होना चाहिए।
अब जो है ये जो रिजर्वेशन की डिमांड की गई थी इसका क्या फ़र्क पड़ा, जो दक्षिण भारत था ना, जो साउथ इंडिया था, उस पर इसका इम्पेक्ट क्या पड़ा। जो पेरियार और जस्टिस पार्टी थी दक्षिण भारत में जो है ना, मतलब साउथ इंडिया में जो दो पार्टी है, पेरियार और जस्टिस पार्टी, ये क्या करते हैं, ये पार्टीज जो है ना ये पहले से ही ना आंदोलन कर रहे थे। जो साउथ इंडिया में ना ये ऑलरेडी पिछड़े वर्ग, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वगैरह, उनके राइट्स के लिए ये ऑलरेडी लड़ रहे होते हैं साउथ इंडिया में। तो अब जो है इनको एक और अच्छा टॉप मुद्दा मिल जाता है वैश्विक तौर पर, और वो क्या कहते हैं कि अब जो है हमें भी सामाजिक परिवर्तन चाहिए, हमें भी समानता चाहिए, शिक्षा चाहिए, और हमें भी अब तो रिजर्वेशन चाहिए। इस चीज़ का क्या है पता है कि जो साउथ इंडिया में ऑलरेडी मूवमेंट चल रहा होता है विच इज़ लीड बाय पेरियार एंड जस्टिस पार्टी, तो उनको जो है एक चांस मिल जाता है। एडवोकेट रीजनलिज्म, इक्वलिटी एंड एजुकेशन एज टूल ऑफ एम्पावरमेंट। अब जो साथ साथ है इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी पड़ा, किसका, ओबीसीज मूवमेंट का, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग जो आंदोलन था, इसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा। इन आंदोलनों के फलस्वरूप क्या हुआ, ओबीसी नेतृत्व उभरा और कई राज्यों में सत्ता का संतुलन बिगड़ा। सामाजिक आधार पर राजनीति का नया विमर्श सामने आया। अब ये जो आंदोलन है इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी ओबीसी वगैरह है वो धीरे धीरे नेतृत्व करने लगे, नए नए आंदोलन बनने लगे, और अब वो नेतृत्व करने लगे, अब वो पीछे नहीं रहे। उन्होंने क्या किया, कई राज्यों में सत्ता का संतुलन बदल दिया कि भाई हमें भी अब तो आगे बढ़ना ही है, रिजर्वेशन चाहिए, और अब हम भी पॉलिटिक्स में ऐड ऑन होंगे। सामाजिक आधार पर जो है उन्होंने क्या किया, राजनीति में अपना विमर्श सामने देना प्रस्तुत कर दिया। पॉलिटिकल चेंजेस लीड टू राइज ऑफ ओबीसी लीडरशिप एंड अल्टर्ड पावर इक्वेशंस in many Indian states. It's created new discourses based on the social identity. लास्ट में हम कंक्लूजन में बता सकते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग आंदोलन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सत्ता और संसाधनों को बंटवारे को अधिक लोकतांत्रिक बनाने में अहम भूमिका निभाई। मतलब जो ओबीसी वगैरह है वो लोग क्या करने लगे कि अब उन्हें भी पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जो भी सरकारी नीतियाँ है उन सब में जो है संविधान में ओबीसी को भी 27% वो चाहिए रिजर्वेशन, जो कि विनायक मंडल जी ने मंडल आयोग के थ्रू कहा था। तो अब जो है इससे धीरे धीरे डेमोक्रेसी पे सवाल उठने लगे, और जो है अब डेमोक्रेसी को और अच्छा बनाने की बात चलने लगी। द मूवमेंट प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन democratizing power and resources sharing in India। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पूछा है कि अल्पसंख्यक आंदोलन की प्रवृत्ति और चुनौतियों के बारे में बताइए। जो अल्पसंख्यक है ना, जो कि माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, जो संख्या में कम है, लाइक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एग्जाम्पल में रख सकते हैं हम, तो उनके जो आंदोलन हैं उसके क्या रीज़न थे और क्या चुनौतियाँ आई, ये सारी चीज़ें जो है हमें बताना है। एनालाइज द ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस ऑफ माइनॉरिटी मूवमेंट इन इंडिया। ये जो क्वेश्चन है 2015 एंड 19 में भी रिपीट हुआ है। तो एज यू कैन, हम हर बार की तरह जो है अपने आंसर प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे, प्रस्तावना को आप ना इंट्रोडक्शन या फिर भूमिका भी लिख सकते हो, ठीक है। भूमिका से स्टार्ट करिएगा आप कि अब हम बताएंगे कि अल्पसंख्यक आंदोलन है क्या। भारत जो है एक बहुसंस्कृतिक और बहुधार्मिक समाज है। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई एक धर्म या एक संस्कृति का व्यक्ति नहीं रहता। यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, पता नहीं कितने ही अदर धर्म रहते हैं, कितनी ही सारी संस्कृति रहती है। हर एक धर्म की अलग अलग संस्कृति, हर एक समुदाय की अलग अलग संस्कृति है। तो भारत एक बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चर एंड मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, जिसमें क्या होता है धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की विशेष उपस्थिति है। मतलब इतनी सारी मल्टी कल्चर और मल्टी रिलीजियस तो है भारत में, लेकिन क्या होता है कि कुछ अल्पसंख्यक है जिनके धर्म, भाषा और संस्कृति अलग होती है। तो उन लोगों को रिजर्वेशन चाहिए होता है। वो लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं। वो क्या चाहते हैं कि उन लोगों को भी डेवलपमेंट का मौका मिले, उनके समुदायों को अलग पहचान मिले। India is a multicultural and multi-religious society with a significant presence of religious, linguistic and cultural minorities। जो ये अल्पसंख्यक आंदोलन है ये समुदायों की पहचान की बात करते हैं कि उनके समुदायों को इस विश्व में, इस देश में पहचान मिले, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है इस कारण से उन्हें हाशिए पे रखा गया है। तो ये गलत है। उन लोगों को भी एक अलग पहचान मिलनी चाहिए, उन लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो गरीब तबके के होते हैं, जो SC वगैरह होते हैं, बेचारे अगर वे कहीं जाते हैं अपनी मांग लेके कि हमें कोई केस फाइल करवाना है, तो क्या होता है कई बार पुलिस
FIR नहीं लगती या फिर कोई वकील केस नहीं लेता। तो इसलिए जो है वो इक्वल राइट्स की डिमांड्स करते हैं और चाहते हैं कि समावेशी विकास हो। समावेशी विकास क्या होता है कि समाज का हर एक तबका, हर एक जाति, हर एक व्यक्ति को डेवलपमेंट का मौका मिले। तो वो क्या कहते हैं कि हमें भी जो है समावेशी विकास चाहिए। वो समावेशी विकास की मांग करते हैं। कौन? माइनॉरिटी मूवमेंट, अल्पसंख्यक आंदोलनवादी। Minority movement emerged to safeguard identity rights and demand inclusive development of for this community। अब जो है हम बताएंगे कि जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उसका क्या रिलेवेंस था, मतलब वो क्यों हुआ। तो जो मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे जो समुदाय है जो अपने अधिकार, धार्मिक अधिकारों को या पर्सनल लॉ वगैरह जो है उन चीज़ों की प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर जो है आंदोलन चलाते हैं। तब मतलब कि ये जो धार्मिक अल्पसंख्यक, मतलब ये होता है कि जो धर्म के आधार पे जो अल्पसंख्यक है, लाइक इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि सनातनी लोग बहुत हैं, मतलब हिंदू धर्म के लोग बहुत हैं, लेकिन जो मुस्लिम वगैरह है वो हिंदू धर्म से कम संख्या में है, और जो सिख है और जो ईसाई है ये समुदाय तो बहुत ही कम संख्या में। मतलब धर्म के आधार पर देखा जाए तो ये लोग जो है संख्या में बहुत ज़्यादा कम है इंडिया में। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि इनके धार्मिक अधिकार वगैरह, मतलब इनको जो है इनको अपने धर्म को बढ़ाने, लाइक मदरसा खोलने, क्रिश्चियन को चर्च खोले, इन सब का राइट्स हो, मस्जिद खोलने का, साथ में जो उनके पर्सनल लॉस वगैरह है ना उनको मानने का और प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है वो आंदोलन चलाते हैं। लाइक जो मुस्लिम्स वगैरह है वो लोग क्या चाहते हैं कि इंडिया में जो है सिविल लॉ लागू ना हो, वो अपने पर्सनल लॉ, कुरान लॉ वगैरह जो है आई थिंक उनका चाहते हैं कि वही कंटिन्यू रहे। बाकी ये सब उनका जो है पर्सनल मैटर है। मैं आपको बस अपने आंसर के हिसाब से बता रही हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी किसी लाइन से किसी भी कम्युनिटी के बच्चे को बुरा लग जाए। मैं यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, मैं किसी भी धर्म के या जाति के व्यक्ति को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती। मैं सिर्फ रिलेटेड टॉपिक्स और एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं बस एग्जाम्पल देती हूँ। तो ये जो आंदोलन है ये कहते हैं कि उन्हें भी है, उन्हें अपने धर्म के पहचान की रक्षा करनी है और राज्य में निष्पक्षता चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि धर्म के आधार पर तुम्हारे साथ न्याय हो रहा हो। उन लोगों को भी जो है इक्वल राइट्स एंड इक्वल वो चाहिए। धर्मनिरपेक्षता मतलब होता है कि आप लोग को सारी चीज़ें धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव ना हो बेसिकली। Communities like Muslim, Sikhs and Christians have organized movement demanding rights over personal laws and representation. This movement seeks protection for religious identity and neutrality in the state. वो क्या चाहते हैं कि जो उनके भाषा है, जो उनकी संस्कृति है, जो है उन लोगों को एक अलग पहचान मिले। लाइक जो तमिल है, जो कश्मीरी है, जो मिज़ोरम और नागालैंड के जो समुदाय वगैरह है ना, वो चाहते हैं कि जो उनकी संस्कृति है ना, जो उनकी लैंग्वेज है ना, उन लोगों को ना अलग से राइट्स मिले, उन लोगों को प्रोटेक्शन मिले। इन आंदोलनों ने क्या किया? क्षेत्रीय पहचान और संघवाद को नई परिभाषा दी। वो लोग अपने क्षेत्रीय पहचान को डेवलप करना चाहते हैं, वो अपने आप को अलग रूप से निखारना चाहते हैं। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ लाइक तमिल्स, कश्मीरी, मिजोरम्स, नागालैंड्स हैव लेड मूवमेंट फॉर कल्चर ऑटोनॉमी एंड लैंग्वेज राइट्स। दिस मूवमेंट्स दैट डिफाइन फेडरलिज्म एंड रिलीजियस आइडेंटिटी इन इंडिया। अब जो है उन्होंने क्या किया? अल्पसंख्यकों ने अपनी बातों को मनवाने के लिए संवैधानिक उपाय चाहे, मतलब उन्होंने अब जो है संविधान से डिमांड की कि उनको जो है उनके भाषा को, उनके धर्म को क्या हो, संरक्षण दिया जाए। इसके लिए जो है प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 19 और 30 में क्या है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, मतलब जो धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है उन लोगों को संस्थाओं की स्थापना करने का राइट मिला और संरक्षण की स्वतंत्रता प्रदान की। लाइक जो मुस्लिम्स वगैरह है वो अपने मदरसा खोल सकते हैं अपनी भाषा और धर्म को फैलाने के लिए। मदरसा एक संस्था ही है। ऐसे हिंदूस वगैरह जो है गुरुकुल खोल सकते हैं, या अदर जो भी धर्म है वो क्या कर सकते हैं? अपनी संस्था की स्थापना कर सकते हैं अपने धर्म और भाषा जो भी अल्पसंख्यक है उनको बढ़ावा देने के लिए, और उनको संरक्षण देने का भी राइट मिला है। परंतु इन प्रावधानों के सही कार्यान्वयन की मांग ने भी आंदोलन को जन्म दिया। अब उन लोगों को क्या हुआ? ये राइट्स तो मिल गए कि अनुच्छेद 29 और 30 में उन लोगों को अपने संस्था वगैरह, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए संस्था खोलने का राइट मिल गया। लेकिन जो वो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि ये सारे सिर्फ राइट्स मिलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इन राइट्स को जो है अच्छे से
कार्यान्वयन होना चाहिए, मतलब फॉलो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो फॉलो करने के लिए भी एक नया आंदोलन हो गया कि अब जो है सिर्फ राइट्स मिलने से कुछ नहीं होता, ये बातें जो है समाज में लागू भी होना चाहिए। हम लोगों को सच में ऐसे अधिकार मिलने चाहिए, हम पे जो है दबाव ना बनाया जाए। आर्टिकल 29 एंड 30 प्रोवाइड माइनॉरिटीज द राइट ऑफ एस्टेब्लिश एंड प्रिजर्व एजुकेशन एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट्स, हाउएवर डिमांड फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेशन लेड टू ऑर्गेनाइज मूवमेंट। अब जो है ये सारी चीज़ें जो है धार्मिक अल्पसंख्यक के आधार पर जो भी लड़ाइयाँ वगैरह हुई, डिमांड्स वगैरह हुई, तो उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आई, जैसे कि राजनीतिक दोहन हुआ। जो बहुसंख्यकवाद है उन्होंने दबाव बढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि अगर ये माइनॉरिटीज़ को राइट्स मिलने लगे तो धीरे धीरे जो बहुसंख्यक है वो लोग खतरे में बढ़ जाएंगे, और जो बहुसंख्यक है ना उन लोगों को पहचान का संकट का सामना करना पड़ेगा, उन लोगों की जो है वैल्यू नहीं रह जाएगी, और इससे जो है धीरे धीरे जो है राष्ट्रवाद को भी नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि अगर कोई धर्म हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो राष्ट्रवाद को चुनौती देने लगते हैं, और इससे क्या हुआ कि आपस में जो है टकराव की स्थिति हो गई। इन कारणों से क्या हुआ, जो अल्पसंख्यक आंदोलन है वो हमेशा से संदेह और हिंसा का सामना करते हैं। उन लोगों को हमेशा समय समय पर अपने राइट्स को मांगने के लिए हिंसा करना पड़ता है और आंदोलन करने पड़ते हैं। मेजर चैलेंजेस लाइक पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, राइज ऑफ majoritarianism, identity crisis, and conflict without dominant definition of nationalism pose serious challenge to minority movements. कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक आंदोलन है वो भारत की लोकतांत्रिक संरचना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब माइनॉरिटीज़ को जो आंदोलन कर रहे हैं वो जो है भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि सभी लोगों को राइट हो अपने आप को डेवलप करने का। तो अल्पसंख्यक आंदोलन सरकार को समय समय पर ये याद दिलाती है कि समाज में अल्पसंख्यक भी है और उन लोगों को भी क्या इक्वल राइट्स है अपने आप को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वे समावेशिता और विविधता और अधिकारों की रक्षा को मजबूती देना चाहते हैं। Minorities movements are essential for democratic structure of India as they reinforce inclusiveness, diversity and protections of right। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 भी है। तो अब जो है मैं इसके जो है नेक्स्ट पार्ट बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लंबी वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाती है, मेरे पास लिमिटेड नेट होता है। आई विश आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इस वीडियो में कोई कमी है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइस मेरे पास अभी माइक नहीं है फ़िलहाल, तो बैकग्राउंड नॉइज़ को निगलेक्ट करना, आप लोग इग्नोर करना। उसके अलावा कोई कमी हो तो ज़रूर बताना मुझे। अगर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप मुझे कमेंट करके बता देगा, और अगर कम है तो आप लोग वो भी बता देना। साथ में जो है आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, क्योंकि अब तो जो है यूट्यूब पे स्पीड का भी ऑप्शन होता है। आप 2x में भी करके देख सकते हो, 1.25 में, 1.50 में भी स्पीड करके देख सकते हो। बाकी आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताने कि आप लोगों को जो है कैसी लगी वीडियो। इसका जो है ना फर्स्ट पार्ट भी मेरे चैनल पर अपलोड है, उसका जो लिंक है मैं इसके कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना अच्छा प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो पर, और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों का नेक्स्ट शाम कौन सा है और आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए। थैंक यू सो मच।